क्या सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और विविक्तकर के बारे में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर किसे कहते हैं और मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण में जो चर राशि x होता है उसके मान को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं या उसे हम लोग शून्यक भी कहते हैं। ठीक, तो क्या है विविक्तकर, क्या होता है? तो यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, यदि हर हो तो राशि जो होता है b स्क्वायर, राशि माने संख्यात्मक मान, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। अर्थात विविक्तकर को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b क्या होता है? ये क्या होता है? c। x स्क्वायर द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ये x स्क्वायर धन bx और प्लस c इक्वल टू 0। यह रूप जो है क्या है? द्विघात समीकरण है। तो x स्क्वायर के गुणांक को ये x के गुणांक को क्या कहा जाता है? b। जो अदर पद बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? c। इसी में यदि तुलना कर लिया जाए तो जो राशि b स्क्वायर माइनस 4ac होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण का या उस समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। और विविक्तकर को किससे प्रदर्शित करते हैं? d से प्रदर्शित करते हैं। और d से ही मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी होती है। मूल का मतलब ये होता है कि x का द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे, x पे अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है द्विघात समीकरण में, इसलिए इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे? तो इसके 2 शून्यक क्या होंगे? प्राप्त होंगे। यदि घातीय 3 घात का समीकरण होता तो उसके 3 मूल प्राप्त होते हैं, अर्थात 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। यहाँ शून्यक या मूल का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो वो जितना वैल्यू कितने मान हो सकते हैं कि 0 के बराबर हो जाए, तो x के केवल मात्र 2 ऐसे मान होंगे कि जो यहाँ पर रखा जाए तो टोटल मान कितना हो जाए? 0 के क्या हो जाए? बराबर। वही जो 2 मान होंगे वही द्विघात समीकरण के क्या होंगे? शून्य कहलाते हैं या शून्य कहते हैं। और उसी को हम लोग शून्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी x के मान को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है या शून्य भी कहा जाता है। तो विविक्तकर किसे कहते हैं? तो यदि इसी से तुलना कर दिया जाए तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। इसके बाद मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तब ऐसी दशा में जो मूल का मतलब होता है x का मान। x के मान क्या हो सकते हैं? कैसे होंगे? x के द्विघात समीकरण में 2 शून्य प्राप्त होंगे, अर्थात 2 मूल क्या होंगे? प्राप्त होंगे, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे? 2 शून्य क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो पहला कंडीशन यदि d की वैल्यू कितने के बराबर हो जाए? 0 के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। d का मतलब यह है कि d की अगर यहाँ से समझे कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अर्थात हम लोग कहें जैसे b इक्वल टू 0 है, अर्थात तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि d का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि मान ज्ञात किया जाए, यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि जो x का दोनों मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे, और साथ में जो दोनों होंगे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात क्या होंगे? समान होंगे। कभी कभी सवाल को आप जब हल किए होंगे तो x बराबर 3 आया होगा, दूसरा भी x बराबर क्या गया? 3। तो जो कि यहाँ पर x का जो दोनों मान आए हैं क्या है? वास्तविक है, लेकिन दोनों देख रहे हैं कि x के दोनों मान क्या है? बराबर है। तो इस आधार पर यानी जिस x के 2 मान या y के जो भी चर राशि होगा, अगर दोनों मूल बराबर आ गए तो जानेंगे कि d का मान कितना होगा? 0 के क्या होगा? बराबर होगा। अगर पता करना हो कि इसके मूल कैसे होंगे तो d ही ज्ञात किया जाएगा। यदि d का मान 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, तथा क्या होगा? समान होगा। समान का मतलब क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो चर राशि होगा दोनों मान क्या होंगे? बराबर प्राप्त होंगे हम। दूसरा कंडीशन है कि यदि d ग्रेटर देन क्या हो जाए? 0। d का मान जिधर चोच खुला रहता है उसका मान क्या होता है? बड़ा होता है। यानी d का मान कितना? 0 से क्या हो? बड़ा हो। 0 से कौन सी मान बड़ी होगी?
जो धनात्मक संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, जीरो से क्या होती है, सब बड़ी होती है, और ऋणात्मक संख्याएं जीरो से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो यदि d का मान जीरो से बड़ा, यदि d का मान जीरो से बड़ा अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं आएंगी d का मान में, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 सभी आ जाएंगे। अगर d इक्वल टू 0 होता तो मूल वास्तविक हो जाता, तो 0 इसमें इंक्लूड क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि d का मान 0 से कहा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अर्थात 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 माने कुछ भी हो सकता है। धनात्मक संख्या कहने का मतलब ये है। ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो धनात्मक संख्या अगर आ जाएंगी 0 से यानी बड़ी आ जाएंगी तो क्या होगी, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। दूसरा और क्या है, क्या होंगी, असमान होंगे, यानी x के मान दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे 3 और 4 क्या है, वास्तविक भी है और दोनों बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक यानी d का मान अगर 0 से, अगर यानी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक हो जाएंगे, और तथा क्या होंगे, असमान हो जाएंगे। आगे चलिए, यदि d की वैल्यू कितना हो जाए, 0 से क्या हो जाए, so d लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, यानी d का मान 0 से क्या हो, छोटा, अर्थात d का मान कब 0 0 छोटा होगा, जब वो ऋणात्मक मान आ जाएगा तब, यानी d का मान अगर ऋणात्मक मान आ जाएगा तो क्या माना जाएगा, या क्या कहा जाए, 0 से क्या है, वो छोटा है, और 0 से छोटा होगा तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक है। तो काल्पनिक के बारे में हम लोग जब संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे हम आपको बताए थे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग d की सहायता से यानी विभक्तर की सहायता से मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बगैर साल में किए उसको हम लोग बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि समान होंगे कि असमान होंगे कि काल्पनिक होंगे। फिर से हम दोहरा रहे हैं, यदि d के वैल्यू 0 हो जाएगा तो मूल का मतलब है x का मान क्या हो सकता है, क्या होंगे, समान होंगे। अगर द्विघात समीकरण के अगर कहा गया जाता है कि मूल समान है तो इसका मतलब यह अर्थ निकाला जाएगा कि उसका जो विभक्तर होगा वो कितना होगा, 0 के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके बाद हम लोग यानी, और यदि d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, क्या होगा, असमान होंगे, और यदि d क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। अब हम लोग क्या ज्ञात करें, विभक्तर ज्ञात करना सीख लें, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। विभक्तर क्या होता है, मान लिया जाए, कहा जाए, सॉल्व कर लिया जाए कि 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 इक्वल टू 0, और कहा जाए इस समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए, विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किससे तुलना करेंगे, समीकरण x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण यदि है कि नहीं है देख लिया जाए, x की घात यहाँ पे तो बात सकते हैं, यहाँ x की घात एक बात सकते जो है, आप देख रहे हैं 3 पद है, 3 है, x की घात 2 होना चाहिए, x की घात 2 भी है, तो अर्थात ये क्या है, द्विघात समीकरण है, कन्फर्म है। अब इसी का क्या ज्ञात करना है, विभक्तर ज्ञात करना है, और विभक्तर को हम लोग जानते हैं। पहले यहाँ पर ये बराबर कितना तुलना करेंगे तो ये x स्क्वायर के गुणक को क्या कहा गया है, यहाँ ये, तो x स्क्वायर का गुणक यहाँ कितना है, 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ b बराबर कितना, x का गुणक कितना है, यहाँ पर, यहाँ पे x का गुणक कितना है b, और यहाँ पे x का गुणक कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं -2। चिन्हों के गुणांकों को हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों के साथ ही क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद कितना होगा, यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना होगा, 1/3 कितना होगा, 3। और हमें विभक्तर ज्ञात करना है तो विभक्तर d बराबर कितना होता है, d बराबर b स्क्वायर मान कितना होता है, 4x। इसी सूत्र से क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो रखेंगे b की वैल्यू कितना है, -2, तो क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, और c की वैल्यू कितना है, 1/3, तो क्या लिखेंगे, 1/3। सभी वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे हम लोग। रखेंगे तो कितना होगा आप बताइए, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -2 का स्क्वायर आया है तो -2 गुणे -2
तो -2 होगा, तो -2 गुणे -2 माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस, और 2 दूना कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा +4, प्लस लिखे या ना लिखे 4 हो गया। -3 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो 4 1 4 हो गया। तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी डी की वैल्यू कितना आ गया 0 के क्या आ गया बराबर आ गया। यानी इस समीकरण का अगर कहा जाए विकल्प पूछता तो कितना आ गया 0 आ गया। यदि इसी सवाल में ये कहा था कि मूलों की प्रकृति बताइए, तब आप कैसे बताते? तो हम लोग देखते हैं कि डी का मान कितना आया है 0 आ गया, और डी के मान 0 में हम लोग जानते हैं कि अगर डी का मान 0 होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, तो तथा क्या होंगे समान होंगे। तो इस मूल की अगर इस समीकरण की अगर प्रकृति मूलों की प्रकृति यदि पूछता तो हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पर मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे समान होंगे, समान मतलब क्या होंगे बराबर होंगे। ऐसे नेक्स्ट सवाल होता कि भी कर ज्ञात कीजिए 2x² प्लस कितना 4x माइनस 4x प्लस 3 और इक्वल टू क्या हो जाए 0, और कहता इसका क्या ज्ञात कीजिए विपरीत कर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे पहले तुलना कर लेंगे, किससे तुलना करेंगे ax² धन bx और प्लस इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तुलना कर लिया जाए। कितना होगा a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना होगा -4, c बराबर कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3, तुलना कर लिया गया। x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b कहा जाता है, जो अदर पद बचता है उसे हम लोग क्या कहते थे c कहते थे। तो यहाँ d बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac से, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना है -4, तो -4 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुणे यहाँ 4 गुणे यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है गुणे का 4ac, तो 4a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है 3, सॉल्व कर लिया जाए। -4 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा माइनस क्या हो जाएगा +4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना 8, 8 3 कितना होगा 24, कितना आ गया 24, घटाएंगे कितना होगा बताओ -8 होगा, क्या होगा -8 है, डी का मान कितना गया -8 आ गया, तो -8 आपका आंसर भी आ रहा है। अब कहा अगर इसी प्रश्न का प्रश्नावली का इसी प्रश्न को कहता कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूल कैसा होगा यानी x का मान कैसा होगा रूप बताइए, तो हम लोग यहाँ पर d का मान कितना आ गया ऋणात्मक आ गया। बताओ 0 से बड़ा कि 0 से छोटा है d का मान 0 से छोटा, क्यों छोटा है क्योंकि ये सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं छोटी होती हैं, इसलिए d का मान कितना हो गया 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। अर्थात जो मूल होंगे इसके क्या होंगे काल्पनिक होंगे, क्यों क्योंकि d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो क्या प्राप्त होगा मूल क्या होंगे काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ d के ऋणात्मक मान 0 से सभी क्या होते हैं छोटे होते हैं, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ऐसे अब हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली यानी 4.3 का क्वेश्चन के बारे में कि मूलों की प्रकृति बताइए। कहा है कि निम्न मूलों की प्रकृति बताइए कहा है, तो कहा प्रश्न में देखिए मूल यानी 2x 4.3 का 2x स्क्वायर कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना दिया है 5 इक्वल टू क्या है 0। हल करने के लिए कहा है, कह रहा है करके आपके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये बताना है आपको, और मूलों की क्या बताना प्रकृति बताना है। तो ज्ञात करें हम लोग पहले क्या करेंगे समीकरण किससे तुलना करेंगे बताओ, समीकरण x² धन bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना कर लेना, क्या करने पर तुलना करने पर। तो यहाँ पर कितना होगा ये बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना होगा -3, c बराबर कितना होगा, कैसे जान मिला x² के गुणांक को क्या कहा गया यानी x² का गुणांक इसमें कितना है 2 का, ये बराबर कितना हो गया 2, यहाँ x का गुणांक कितना है -3, तो यहाँ क्या करेंगे b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है धन 5 है, तो धन लिखे या ना लिखे।
इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डी ज्ञात करना है। मूलों की अगर प्रकृति बताना है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्युत्पत्ति कर ही ज्ञात करेंगे। तो व्युत्पत्ति के हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 4ac। तो बी की वैल्यू कितना है, -3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, अरे भाई जहां ए बी सी है सभी मान इसी में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो बी की वैल्यू कितना -3, तो -3 का स्क्वायर -4 है तो 4 लिख दिया जाए, गुणे ए की वैल्यू कितना आया है 2 और सी की वैल्यू कितना आया है 3, सॉल्व किया जाए। माइनस सी की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुणे -3 होगा, तो चूंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 -4 गुना 8 और 8 से 40, कितना हो गया 40। कितना आया मान बताओ, -31 है। बताइए डी का मान कितना आया, -31 आया। डी का मान कितना आ गया -31। मूल कैसा होगा बताइए, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, 0 से छोटा है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक मान 0 से क्या होती है, छोटी होती है। अतः क्या लिखेंगे, अतः डी का मान क्या होंगे, अतः डी लेस देन 0, अतः मूल क्या होंगे, इसलिए मूल क्या होंगे, इसलिए मूल क्या होंगे, इसलिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, और जब काल्पनिक हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यदि डी का मान अगर ऋणात्मक माना जाता है तो यानी मूल क्या होंगे, काल्पनिक, और काल्पनिक को ही कहते हैं मूल का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कहा है प्रश्न का अस्तित्व है कि नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, व्युत्पत्ति से ही ज्ञात करेंगे हम लोग। और ऐसे एक सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में कितना है 3x और प्लस कितना 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जाए। इसी को क्या करेंगे, तुलना करेंगे a स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर कितना होगा 3, b बराबर कितना होगा बताओ, a बराबर 3, b बराबर -4 करड़ी में 3, क्योंकि x के गुणांक को ही जितना गुणा भरेगा x में उतने को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। और c बराबर कितना होगा, क्या हो जाएगा 4, और d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी सूत्र से क्या किया जाए, व्युत्पत्ति को ज्ञात कर लिया जाए, अर्थात मूलों की प्रकृति को बता दिया जाए। बताइए मूलों की प्रकृति, b की वैल्यू कितना -4 करड़ी में 3 का क्या स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 और c की वैल्यू कितना है बताओ 4 है, तो क्या लिखेंगे 4। सॉल्व करेंगे कितना होगा, -4 का अगर इसका देखा जाए -4 करड़ी में 3 का गुणा का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 2 बार गुणा होगा, यानी -4 करड़ी में 3 गुणे -4 करड़ी में 3। अब माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस, 4 गुणा 4 करेंगे 4 चौका 16, तो 16 लिख दिया। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करते हैं तो कड़ी कड़ी क्या होता है कैंसिल, और वही संख्या रहता है। ठीक है, 3 है तो 16 3 48, तो यहाँ पे करेंगे 4 चौका 16, 16 क्या कितना हो जाएगा 48। कड़ी का गुणा कड़ी में होता है तो कड़ी की ओर क्या होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कड़ी कड़ी कैसे कैंसिल होता है वो बात का चैप्टर में जानते रहेगा। ठीक है, कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48, और 4 दिया 12, 12 चौक कितना हो गया 48, कितना गया -48। तो बताइए कितना गया, डी का मान कितना गया बताओ, डी का मान किसके बराबर आ गया 0 के क्या हो गया बराबर। अगर केवल इतना ही प्रश्न में कहता है कि व्युत्पत्ति ज्ञात कीजिए तो इतना ज्ञात हो गया, आंसर इसी पे आ गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं मूलों का प्रकृति बताइए, तो मूल कैसे होंगे बताओ, वास्तविक। कैसे पता चला वास्तविक होगा, क्योंकि डी का मान 0 आया, 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व भी रहेगा। मूल बताओ कैसे होंगे, बराबर है क्या, बराबर समान होंगे क्या, नहीं समान हो। क्यों, क्योंकि जब डी का मान 0 आएगा तो मूल क्या होंगे समान, वास्तविक होंगे। और उसी का कहा जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है। क्या है, मूलों का अस्तित्व है। ऐसे दूसरा और तीसरा सवाल ऐसे कर लिया जाए, 2x स्क्वायर -6x प्लस कितना हो जाए 3 और इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। और सॉल्व करने के लिए कहा प्रश्न में, सॉल्व करिए। तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना होगा -6, c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया जाए। d बराबर कितना हो, d बराबर -b स्क्वायर -4ac से
सॉल्व किया जाए। आगे v की वैल्यू सभी वैल्यू को क्या किया जाए, इसी समीकरण में सूत्र में रख दिया जाए। v की वैल्यू कितना -6 तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है 3, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा -6 गुणे -6 कितना होगा 6 होगा 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो जाएगा। और 4 गुना 8, अब 8 का पावर पड़ेगा 8 3 24, तो माइनस कितना हो जाएगा 24, तो कितना बचेगा, कितना गया 12 आ गया। डी की वैल्यू कितना गया 12। बताइए डी का वैल्यू धनात्मक आया कि ऋणात्मक, तो धनात्मक आया। और 0 से देख रहे हैं बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, तो यानी डी का मान कितना है, ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, असमान होंगे। और साथ में इसी को कहा जाएगा मूलों का अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि मूल जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, क्योंकि यदि रहता है माने वास्तविक जब आ जाता है तो हम उसी को ही कहते हैं मूलों का अस्तित्व है। यदि यही ऋणात्मक आ जाता, 0 से छोटा आ जाता, तो हम लोग कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं। समझो कि नहीं। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। दो बराबर मूल हो, किसके हो, दो। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब किसी भी समीकरण का अगर d की वैल्यू यानी विभक्तिका का मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, मूल क्या होते हैं, बराबर। अगर d = 0 द्विघात समीकरण का, किसी भी समीकरण का अगर विभक्तिका ज्ञात किया जाए, अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और विभक्तिका ज्ञात करने से पहले यदि प्रश्न में दे दे कि दोनों मूल बराबर हैं तो उसका अर्थ ये है कि उसका विभक्तिका d के बराबर क्या है, 0 के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कारक के का 2x² और प्लस कितना दिया kx और कितना दिया है +3 = कितना है 0। और कारक के मूल क्या है, बराबर है। के मूल क्या है, के मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है, समीकरण यतना के मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो d की वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो तुलना कर लिया जाए कि ये बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण ax² - bx और +c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न में आएगा तो आप लोगों को ये सब लिखने की खास कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा k और c बराबर कितना हो जाएगा 3। जब भी तुलना करेंगे तो चिन्हों के साथ, क्योंकि जहां जहां प्लस है वहां प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस लिखने की खास कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस है तो उसको व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है, यदि मूल क्या है, बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तब d की वैल्यू कितना होता है, 0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो d की बराबर 0 यदि होगा तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac का मान कितना होगा, d की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। क्यों, किस आधार, क्योंकि कहा है कि मूल क्या है, बराबर है। अगर द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हैं तो d का मान कितना होगा, 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू रख लिया जाए सभी, तो हम लोग b की वैल्यू कितना है k, तो k² - 4 गुणे सभी वैल्यू को रख दिया जाए a b c के मान को। तो v की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर -4 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 2 और गुणे c की वैल्यू कितना है 3 = 0 है तो क्या है 0। सॉल्व कर लिया जाए इसी वैल्यू को, सॉल्व करेंगे k² आने दिया जाए तो 4 तियां 12 12 तियां 36, 4 गुना 8 और 8 तरीके 24 होगा। गलती पढ़ दी थी तो मान कितना हो जाएगा 24 = क्या होगा 0। हमें चरराशि इसमें कौन सी है, k है। चूंकि एक चरराशि है तो का हल कर ले, बाएं पक्ष में कर लेंगे दाएं वाला, चर अचर को क्या करेंगे, दाएं और बाएं में क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर देंगे हम लोग। तो k² बराबर कितना होगा बताओ, माइनस यानी माइनस यहाँ जाएगा क्या होगा, प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 24। हमें k² की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, अगर घातीय 2 है तो वर्गमूल ले लेंगे, अगर घातीय 3 है तो क्या लेंगे, घनमूल ले लेते हैं।
अगर 4 होता है तब तो उसको हम लोग जान जाते हैं कि जब भी दोनों पक्षों का लेंगे तो 4 घात को उसको क्या करेंगे बनाकर और घात को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। ये अलग टॉपिक है अलग से, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे घात 2 और 3 तक ले ही जान लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो के बराबर कितना होगा प्लस माइनस करने में कितना हो जाएगा 24। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल निकालेंगे तो के स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा के, और जब भी वर्गमूल निकाला जाता है किसी संख्या का तो क्या करते हैं करड़ी में आगे निकाल देते हैं प्लस और माइनस। ये 24 का वर्गमूल कितना होगा 4 चौका 16 नहीं कितना होगा 2 दूना 8 3 24 2 दूना 4 4 छक 24। इसी बात को प्लस माइनस 2 करड़ी में कितना ले सकते हैं 6। 2 दूना 4 और 4 छक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि के का 2 मान हो सकता है, एक बार माइनस 2 करड़ी में 6 हो सकता है और एक के का मान प्लस 2 करड़ी में 6 हो सकता है। तो के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान प्राप्त हुए यहाँ पर। तो प्लस रखेंगे तब भी काम होगा और माइनस वाला भी रखेंगे तब भी, यानी के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान प्राप्त हुए। यहाँ चेक कर लिया जाए चाहे बी की वैल्यू कितना के स्क्वायर मान 4 गुणे ए की वैल्यू कितना 2 और सी की वैल्यू कितना 3, तो 4 दूना 8 और 8 कितना होगा 24। तो सभी वैल्यू रख देंगे सही है आंसर। ठीक है, यानी के का मान प्राप्त हो गया कि नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस लिया जाएगा एक बार माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान प्राप्त हुए यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है आपका k इंटू एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 प्रश्न में दिया है और कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर इस कभी भी समीकरण को हल करना रहता है तो समीकरण के x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या करेंगे उसको हम लोग नोट करेंगे। पहले नंबर दिखाएंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। तो पहले गुणा करेंगे इसमें तो कितना होगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के का गुणा करेंगे कितना होगा माइनस 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस कितना होगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है जो अदर पद है उसे हम लोग क्या करेंगे सी। तो तुलना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर धन बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या कर लिया जाए तुलना कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए तुलना कर लिया जाए। तुलना करेंगे तो कितना होगा तो यहाँ पर ये बराबर कितना होगा बताओ, ये बराबर यहाँ पर के हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा बताओ -2k होगा। कितना होगा -2k। क्यों? क्योंकि x के गुणांक को ही क्या कहा गया है v। तो यहाँ x के बाद जितने पद हैं इसमें गुणा हुआ है वो क्या है v है। तो यहाँ पर कितना -2k है तो b की वैल्यू कितना -2k और c बराबर कितना c बराबर कितना 6। चूंकि मूल कार है समीकरण के मूल बराबर है तो d की वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के क्या होगा बराबर होगा। d की वैल्यू व्यक्तिकर यानी d की वैल्यू 0 के बराबर होगा। किस आधार पर कहा है d 0 के बराबर होगा क्योंकि प्रश्न में कहा कि मूल क्या है दोनों समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल क्या है बराबर है। यदि मूल बराबर होते हैं तो उसका व्यक्तिकर 0 के क्या होता है बराबर होता है। तो d बराबर क्या होगा 0। तो d की वैल्यू कितना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 क्योंकि d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं और सभी वैल्यू को abc मान को क्या करेंगे रख देंगे हम लोग। रखिए a की वैल्यू की है तो k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 4 a की वैल्यू कितना है सॉरी b की वैल्यू कितना है -2 की का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है k और c की वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू क्या है 0 के तो 0। सॉल्व के माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 तो क्या होगा 4 के स्क्वायर इसका गुणा करेंगे कितना होगा 4 6 24 -24 क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण में भी बन रहा है चूंकि लेकिन कॉमन ले लिया जाए तो देखा जाए 4 के क्या है कॉमन तो कॉमन लेंगे कितना होगा 4 के कॉमन लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे k -4 24 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ 24 में से निकालने का मतलब है कि नहीं कि 4 निकालने का मतलब यह है यहाँ घटाने का मतलब निकालने का मतलब 24 में से कि उसमें से एक गुणनखंड निकालना है। 24 के गुणनखंड करेंगे 4 गुणे 6 होगा तो उसमें से जब गुणनखंड में से 4 को निकाल लेंगे तो कितना गुणनखंड कौन सा गुणनखंड बचेगा 6 गुणनखंड में 6 प्राप्त होगा वहां बचेगा तो वहां पर लिख दिया। घटा यहाँ बचने का मतलब घटाने से नहीं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 की क्या है बराबर।
जब ये 0 कब हो सकती है, तो इसका मान 0 के बराबर हो जाए तो इसका मान 0 के क्या हो जाए, बराबर। तो जब करके हम लोग 2 बार लिख लेंगे इस बात को, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 4 के बराबर क्या हो जाए, 0 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो के बराबर कितना होगा, 0 बटे कितना हो जाए 4, तो कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा और के माइनस कितना हो जाए 6 बराबर 0, तो के बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो के कितने यहाँ मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। यहाँ पे के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान। ऐसा क्यों 2 मान प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने कहा है कि चर राशि पे जो घात जितना होगा उसके उतने शून्य क्या होंगे, प्राप्त होंगे। के पे घात कितना है, यहाँ पर 2 है, इसलिए इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 मान। इसके पहले वाले सवाल में भी के पे अधिकतम मान कितना था, 2 था, तो इसके भी 2 शून्य प्राप्त हुए थे, एक प्लस प्राप्त हुआ, एक माइनस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी के का मान कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। एक आपके पास के की वैल्यू 0 और एक के की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास। तो कितने शून्य प्राप्त हुए, तो यानी चूंकि यहाँ पे के का ही वैल्यू ज्ञात करना था, क्योंकि ये क्या है, के का वैल्यू ज्ञात करना था इस समीकरण में, क्योंकि इसके मूल क्या थे, बराबर थे। और मूल बराबर के लिए द्विघात समीकरण कर दिया था। तो इस आधार पर के का कितना मान प्राप्त हुआ, 2 मान क्या हुए, प्राप्त हुए। हो गया, चलिए ठीक है। अब अगले अध्याय में हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।